वो बोतले और गिलास के पाव जो सब यहाँ ही बिखरो मिलेगा, दोना पन्नी जहाँ बिखरो मिलेगा तो मैं आकर यहाँ से साफ करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। यह है इंडिया क्राइम। सभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, हुआ नहीं। वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता। काम करा जहाँ से आप वहाँ तो गली लगवा दी और जहाँ दूसरी पार्टी का थोड़ा गली आगे वहाँ में काम करवा। हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। तो मुझे लगा कि अपने ध्यान हमारे गाँव में तरक्की, लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं हुआ है। ये स्कूल में टीचर भी नहीं है और नए कर्मचारी है, बच्चे खुद साफ सफाई करते हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी राय। उन्होंने कुछ नहीं देखा क्या हो रहा क्या नहीं, वो दंगे के साथ जाते ही एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। लगातार हो रही है, इससे तो इतने परेशान। क्या बदल गया विधानसभा का सूरत हाल? ये हाथा था गेट ही बदला है, जब से यहाँ दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई दिया। ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई ऐसी, और ना बैंक है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ आए तो हमारे गाँव में आपको पड़ा, जब निकल के पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। अब होगी सत्याग्रह की बात, हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज। सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज। हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पड़ताल, किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल। बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम जन आक्रोश, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात। क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com।
क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। विधानसभा चुनाव 2017 की महा कवरेज। भारत माता की। उत्तर प्रदेश में क्या होंगे राजनीतिक समीकरण? पूरा हिंदुस्तान 5-10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जाए। क्या यूपी में फिर दौड़ेगी सपा की साइकिल, या फिर माया का हाथी दिलाएगा सीएम की गद्दी? प्रदेश में बीजेपी व इनके सभी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। मोदी लहर के साथ बीजेपी को कितना मिलेगा फायदा? क्या कामयाब होगी राहुल गांधी की खाट राजनीति? ये मोदी जी जो आए हैं ये सिर्फ बोलते हैं। यूपी की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर विधानसभा से सीधे आप तक। जल्द देखिए विधानसभा चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम कौन होगा सुल्तान, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। भारत में रोजाना 12 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और हर घंटे में 16 मासूम लोगों की जान जाती है। यानी रोजाना 377 लोग हमारे देश की सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में होती है। यहाँ हर घंटे में 2 लोगों का जीवन सड़क के आतंकवाद की भेंट चढ़ जाता है। बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यातायात के नियमों की इज्जत करें, खुद बचें, औरों को भी बचाएं। जिसकी जुबान पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रुद्रपुर में अपनी मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं का कहना, सरकार ने कई योजनाएं तंत्र की कमी के कारण नहीं हो पा रही पूरी, सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में निर्वाचन आयोग 25 नवंबर को करेगा अहम बैठक। बैठक में तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ लिए जा सकते हैं कुछ अहम फैसले। चक्राता में आयोजित सतत विकास संकल्प यात्रा में पहुंचे उत्तराखंड मुख्यमंत्री हरीश रावत। संबोधित कर रावत ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष ने उन्हें सिर कटा सीएम बना दिया था, लेकिन कोर्ट ने सिर जोड़कर उनको एक मजबूत सीएम बना दिया है। बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। कोर्ट ने बालकृष्ण को 7 दिन के जाने की दी इजाजत। नागरिकता के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने का था आरोप। और रुद्रपुर में आबकारी टीम ने बड़ी सफलता की अपने नाम। आबकारी ने एक कबाड़ के गोदाम में मारा छापा। 3000 लीटर कच्ची शराब के साथ अल्कोहल के 10 ड्रम किए बरामद। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खबरों की शुरुआत करते हैं रुद्रपुर से, जहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। सपा कार्यकर्ताओं ने मांग करते हुए कहा कि सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत तो कर रखी है, लेकिन तंत्र की कमी के कारण वो योजनाएं परवान नहीं चढ़ रही हैं, जिसमें गोरा देवी कन्याधन विद्या पेंशन योजना में लगने वाले कागजात और जाति प्रमाण पत्र में जो वैधता दी जा रही है वो सही नहीं है। वो समय वैधता को हटाकर समस्त कागजातों को
एकल विंडो सिस्टम के तहत बनाने हेतु सरलीकरण करना चाहिए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जहां एक तरफ मोदी सरकार ने एकाएक नोटबंदी शुरू कर दी, जो कि जल्दबाजी का फैसला है, पूरी तरह से होमवर्क न हो पाने की वजह से आम जनमानस को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले थोड़ी सी सहूलियत देने की बात सोच ली जाती, थोड़ा सा इसकी योजना ठीक से बना ली जाती, तो जो लोग आज लाइन में लगे हुए परेशान हैं और बार बार सुबह से लेकर रात तक लाइन में लगे रहते हैं और उनको तब भी उनकी ही गाड़ी कमाई का पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो इसका होमवर्क अगर पहले से कर लिया जाता तो बेहतर था। बहुत सारे लोग लाइन में लगे और मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो ये एक उचित कार्य नहीं कहा जा सकता। इस बात को लेकर कि न तो कोई तैयारी की गई, न उन गरीबों के बारे में सोचा गया, न उन किसानों के बारे में सोचा गया जिनको पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, और लोग लाइन में लग के परेशान हैं, उनको उनकी ही कमाई का पैसा नहीं मिल रहा है। ये बात उचित नहीं है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आबकारी टीम को बड़ी बात लगी है। दरअसल आबकारी अधिकारी राजीव कुमार चौहान ने एक टीम गठित की और मुखबिर की सूचना के मुताबिक गदरपुर के एक कबाड़ के गोदाम में छापा मारा है। आपको बता दें कि इस छापे के दौरान अधिकारियों ने 3000 लीटर कच्ची शराब, अल्कोहल के 10 ड्रम और शराब बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक पिकअप गाड़ी के साथ साथ 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से इस काम को करते आ रहे थे। आबकारी अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि गोदाम मालिक और तीनों लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। राजधानी देहरादून के नगर निगम में सतत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान सीएम रावत ने संबोधित करते हुए सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस यात्रा के दौरान आखिर क्या कुछ कहा सीएम रावत ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो निर्माण विकास के काम हुए हैं, जो जन कल्याण के काम हुए हैं, उनको और शिद्दत के साथ और उत्साह के साथ आगे बढ़ाएंगे। हमारा नारा सतत विकास है और भाजपा का मंत्र गाली गलौज है, तो ये लड़ाई गाली गलौज बाजू और विकास के सिपाहियों के बीच में। हरीश रावत कांग्रेस का एक सिपाही है और कांग्रेस का मतलब है उत्तराखंड का विकास। आज आप अपने साथियों से पिथौरागढ़ की भीड़ का अनुमान लगाइएगा तो आपके सारे अनुमान टूट जाएंगे, और जौलजीबी का पता करेंगे तो और टूट जाएंगे, धारचूला का करेंगे और टूट जाएंगे, थराली का करेंगे तो उनकी आशाएं और टूट जाएंगी। लोग चाहते हैं कि जिस रास्ते पर उत्तराखंड चल रहा है वो उस रास्ते पर और मजबूती के साथ आगे बढ़े। राज्य में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता हो रही है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन के स्टेडियम में चल रही इस प्रतियोगिता में देश भर की 34 महिला बॉक्सिंग टीमें शिरकत कर रही हैं। ये प्रतियोगिता आगामी 24 दिसंबर तक चलेगी। देश भर से आई महिला खिलाड़ियों के ठहरने के लिए भी यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े स्तर में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें आयोजकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं खिलाड़ियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे उत्तराखंड को और उत्तराखंड में भी हरिद्वार को, जहां की बॉक्सिंग की हमने शुरुआत करी 2-3 साल पहले, उसके बाद हम इस प्रतियोगिता के लिए हम अपनी मेहनत से हरिद्वार के लिए इसको चुन के लाए और एक बहुत बड़े लेवल पे इस प्रोग्राम को यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज करवाया और इसके पीछे उत्तराखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन का पूरा सहयोग रहा। 74 प्रतिभागी हैं जिसके अंदर, और उनके साथ ऑफिशियल, मैनेजर, कोच और इसी मेंबर मिला के करीब 500 से 550 आदमियों का ये आयोजन है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी प्रतियोगिता में, नेशनल प्रतियोगिता बॉक्सिंग में, एक तो पदक के साथ में कैश अवार्ड दिया जा रहा है। जैसे अभी ये फेडरेशन 4 साल से बंद थी और 2-3 साल के बाद ये नेशनल हुई है। पहली बार नेशनल में इतनी अच्छी लड़कियां आई हैं। जूनियर सीनियर लड़कियों को मार के जूनियर लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और लड़कियों के हौसला भी ज्यादा बढ़ रहा है और लड़कियां इतनी पहली बार नेशनल में इतनी ज्यादा लड़कियां कभी नहीं देखी। और देख रही बॉक्सिंग का भारत में महिला वर्ग, हाँ, महिलाओं के जैसे बॉक्सिंग का क्रेज आ गया। पिछली बार जैसे ओलंपिक में महिलाओं में मैरी कॉम का मेडल आया था और अभी बॉक्सिंग जैसे लड़कियां गांव से निकल के बाहर आ रही हैं और
सरकार भी ज्यादा कर रही है लड़कियों के लिए। जैसे अभी ओलंपिक में 2 ही मेडल जो लड़कियां ही लेके आई थी। एक सप्ताह पहले सिविल लाइंस कोतवाली अंतर्गत डोडा कल्याणपुर में प्रेमी युगल की मौत का मामला तूल पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मृतक युवक के परिजन इसे हत्या का मामला बता रहे हैं और इसी मामले को लेकर मृतक युवक के परिजन कोतवाली रुड़की पहुंचे और मामले के जल्द खुलासे की बात को लेकर कोतवाल ऐश्वर्या पाल से जल्द मामले में कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। हालांकि अभी पुलिस मामले की छानबीन करने की बात कर रही है और जांच के बाद ही किसी प्रकार की कार्यवाही की जाएगी। हम खुलासा करवाने के लिए हैं। क्या मामला था? मामला लड़की का लड़के का था साहब। वो मार के अपने को फेंक के गए थे। वहाँ पुलिस उठा कर मैं सुबह ले आई। वहाँ बचनावा भी नहीं हुआ। बचनावा से अस्पताल में हो जाओ, जबकि आज तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ जा रहा। कितने दिन हो गए इस बात को? 7 दिन हो गए इस बात को। 17 तारीख की सुबह की बात। तो पुलिस क्या कह रही है? क्या कहना है? पुलिस कह रही है कि PM रिपोर्ट आ गई है, दोनों के सिर में चोट है और कोई रिपोर्ट नहीं है। इसका जो हम जांच कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर हुई है, इसके जो मुताबिक है उसकी कार्रवाई करी जा रही है और जो पोस्टमार्टम डॉक्टर के द्वारा बता रहे हैं। तो क्या मामला खुल के आ रहा है आप तो सामने? पुलिस कार्रवाई कर रही है। बोल दिया इन्होंने आज कल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। रुद्रपुर के सभागार में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में किसी भी आपदा से तुरंत इंसिडेंट निपटने के लिए विषय पर रिस्पांस सिस्टम एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में आपको बता दें कि इस कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा जिला स्तर पर गठित होने वाले इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के तहत गठित टीम के अधिकारियों को उनके कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम की स्थापना भारत सरकार ने आपदा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य तेज गति से करने के लिए किया है, ताकि ये टीम सिर्फ 20 मिनट में ही सभी प्रभावितों तक अपनी सहायता पहुंचा सके। इस कार्यशाला को हम बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग ऑन इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम। ये अगर कहीं भी आपदा होगा, हमारा जो सरकारी तंत्र, ये जिला सरकारी तंत्र है, ये कितना इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और स्मार्टली और क्विकली लोगों को राहत पहुंचाएगा, उसके बारे में ये सारे हम लोगों ने चर्चा की। ये एक तरह से हम देखना चाहते हैं हमारा सरकारी तंत्र का क्या कैपेबिलिटी है रिस्पांस के लिए और लोगों को जान माल का सुरक्षा करने के लिए उनका क्या कैपेबिलिटीज है। फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया क्राइम। हम जल्द हाजिर। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे। हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। यही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। ये है इंडिया क्राइम।
देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल। बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। दिल्ली में निर्वाचन आयोग 25 नवंबर को अहम बैठक करने जा रहा है। इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इसके बाद निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख के बारे में कोई अहम फैसला कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी का कहना है कि उत्तराखंड में चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। वहीं प्रदेश में 10,854 मतदान स्थल बनाए जा रहे हैं। साथ ही मतदाता सूची के प्रकाशन की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि 10 जनवरी को प्रदेश में मतदाता की अंतिम सूची का प्रकाशन। इस तरह से प्रदेश में चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में पहुंचने जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि 25 नवंबर को दिल्ली में उन सभी राज्यों के अधिकारी की बैठक होने जा रही है जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी की समीक्षा करेगा। इसके बाद आयोग कोई फैसला कर सकता है। दरअसल प्रदेश में 12 मार्च तक नई सरकार का गठन होना है। ऐसे में 15 दिसंबर के आसपास में चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को चकराता में आयोजित सतत विकास संकल्प यात्रा के दौरान विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही विरोधियों की फौज राज्य में जुटने लगी है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम हरीश रावत को सुबह 11 बजे चकराता पहुंचना था, लेकिन कामों की व्यवस्था के कारण वो दोपहर बाद ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इससे पूर्व ही कार्यक्रम स्थल पर भी भारी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए वहां मौजूद थे। लोगों की भीड़ देखते ही सीएम बेहद खुश नजर आए। सीएम ने बीजेपी के साथ अपने विरोधियों पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें सिर कटा मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनका सिर जोड़ दिया। विरोधियों पर प्रहार करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य में कुछ अन्य लोग भी रैली कर रहे हैं जिन्हें मात्र सीएम हरीश रावत ही टारगेट मिल रहा है। उन्होंने जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बाबा रामदेव के करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को 7 दिन के लिए नेपाल जाने की इजाजत दे दी है। कथित रूप से फर्जी नागरिकता और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं। बालकृष्ण को जमानत देने के बाद पहले अदालत ने उन्हें देश न छोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि बालकृष्ण ने मंगलवार को हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर नेपाल जाने की अनुमति मांगी, जिसके बाद उन्हें 23 से 30 नवंबर के बीच नेपाल जाने की अनुमति दे दी गई। अदालत ने बालकृष्ण को नेपाल से लौटकर आने के तत्काल बाद सीबीआई के सामने पेश होने के भी निर्देश दिए हैं। रुड़की में नोटबंदी के बाद अब इसका असर छात्रों के भविष्य पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को बैंकों में फीस जमा कराने को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बैंक कर्मी अब 1000 और 500 के नोट फीस के रूप में जमा नहीं कर रहे। सेंट टेंस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चों की फीस इंडियन ओवरसीज बैंक में जमा होती है, पर बैंक कर्मचारी फीस जमा करने से साफ इनकार कर रहे हैं, जिससे उनके बच्चों का भविष्य चौपट होता नजर आ रहा है। और 3 माह की फीस 4750 रुपए है, जिसको अदा करने के लिए उनके पास छोटे नोट नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में बैंक मैनेजर का कहना है कि हमें स्कूल फीस के रूप में बड़े नोट स्वीकार करने की इजाजत नहीं है। हालांकि चेक के जरिए वो फीस को स्वीकार कर सकते हैं। हमारे बच्चे सेंट टेंस स्कूल में फीस जमा करने में आया था फीस बुक की, तो बैंक वाले जो भाई साहब हमारे उन्होंने ना कर दी कि बड़े नोट हम नहीं ले सकते, अलाउड नहीं है। और मैंने कहा छोटे नहीं रहे तो बुलाएंगे, कह रहे वो आपकी टेंशन है, हमारा बैंक वाले भाई साहब कह रहे हम जमा नहीं करते, कोई भी अन्य खाते में नहीं जमा करेंगे। आपका अगर अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट है तो आप जमा करो, दूसरे खाते में नहीं जमा हो सकते, चाहे वो स्कूल का हो किसी चीज का। नोटबंदी के बाद से अब तक मोदी सरकार पूरे देश में जन जन तक नए नोट और खुले पैसे पहुंचाने में नाकाम रही है। लोग अभी भी दिन भर लाइनों में धक्के खा रहे हैं। शादी वाले घरों में तो और भी बुरा हाल है, उन्हें पैसों के लिए कई सबूत देने पड़ रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला रुड़की में, जहां अधिकतर बैंकों में कैश ही नहीं है।
बैंक मैनेजर का कहना है कि काफी लोग शादी के लिए पैसे लेने आ रहे हैं, पर बैंक में पैसा न होने की वजह से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानियां और भी बढ़ती जा रही हैं और सरकार ने अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इनसे पैसे के लिए आ रहा हूँ और बैंक की शादी है, घर में पैसे की जरूरत पड़ रही है और बैंक मैनेजर कह रहा है कि हमारे पास कोई जियो नहीं है और हमारे पास शादी के लिए कोई पैसा नहीं, तो बहुत परेशान हो रहे हैं और शादी के लिए पैसे की तंगी आ रही है। देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। मैं आज भी दशौली विकास खंड के ग्राम प्रधान संगठन और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बीडीसी बैठक का बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि इन जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ब्लॉक में मनरेगा मजदूरों को उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जा रहा है और इसी वजह से हमने इस बैठक का विरोध किया है। मजदूरों को उनका भुगतान न होने की वजह से गांवों में होने वाले विकास कार्यों की प्रगति धीमी हो गई है। वहीं इस मामले में ग्राम प्रधानों ने शीघ्र मनरेगा भुगतान न होने पर इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों का कहना है कि भुगतान न होने से तक बैठकों का बहिष्कार लगातार जारी रहेगा। देखिएगा, अभी हमारे जो यहाँ पे प्रधान संगठन के अध्यक्ष जी ने उनकी उपस्थिति में जो हमने आज ये बीडीसी बैठक का विरोध किया है, हम भी प्रधान संगठन के लोगों के साथ है। क्षेत्र पंचायत के लोगों को भी भारी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है, क्योंकि गांव का जो विकास है, जो मजदूर है, जो लोग गांव में काम कर रहे हैं, उनको उनकी दिनचर्या चलाने के लिए मजदूरी नहीं मिल रही है। जो कि आम आदमी मनरेगा के तहत जो कार्य करता है, जो उसको पैसा मिलता है, उससे उसकी दिनचर्या चलती है, रोजी रोटी चलती है। और वो लोग आज खुद गाँव में हम लोगों का विरोध कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का विरोध कर रहे हैं कि आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं। और आज इस समस्या को देखते हुए हम सब लोग ने बीडीसी का विरोध किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए, उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimeFreeIndia।